हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। ये लेक्चर नंबर 5 है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए जाएंगे। और आज का ये वीडियो है, आप लोग समझेंगे। पहला टॉपिक यहाँ पर बनता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है यहाँ पर? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने पिछला वीडियो में मैंने फर्स्ट रिएक्शन मैंने पढ़ा है और सेकंड रिएक्शन मैंने पढ़ लिया है। फर्स्ट रिएक्शन मैंने क्या पढ़ा है? मैंने आपसे पढ़ा है यहाँ पर कंबाइनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा है? कंबाइनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ा है? डीकम्पोजिशन पढ़ा है। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में क्या है? द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive displace element from its salt solution। ये जो आप अभी डेफिनेशन लिखे हैं, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। अभी आप हिंदी में पहले समझें, तब मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे यहाँ पर, मान लीजिए एक क्या है और ये BC एक यौगिक है। तो जब हम ऐसे अभिक्रिया करेंगे तो मान लीजिए अगर पहले से A की दोस्ती B से थी, इन दोनों की गहरी दोस्ती है और ये इसके साथ घूम रहा था, तो अचानक से क्या होगा कि ये B A को देख गया, तो तुरंत क्या होगा? B A के पास भाग जाएगा और C अकेले को में छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये इन दोनों का पहले से रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। ये दोनों का पहले से दोस्ती है। तो जैसे ये रास्ते में कहीं दिखाई दिया, तुरंत इसकी अपना ये वाला दोस्त को छोड़ करके इसके साथ चला आएगा। इसका मतलब ये A भी बन जाएगा और ये C अकेला हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब ये ए जो है बी को अधिक क्रियाशील तत्व है, और फिर क्या कहता है कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक, यानी ये उनका यौगिक है, बी का यौगिक क्या है, ये बीसी यौगिक हैं, फिर इनको यौगिक से विस्थापित कर लेता है, यानी ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये बी कम क्रियाशील तत्व है। इनको क्या कर लिया, निकाल के अपने पास चिपका लिया, तो अपना इसी को अकेले छोड़ दिया। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, और हाँ, इसके समझने के बाद फिर हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन कौन सा नहीं। ये जब जानेंगे तभी आप इसका अभिक्रिया करा पाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम फेरस का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो ये फेरस का जो क्रियाशील तत्व कॉपर से अधिक है, बात को समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी SO4 के साथ इसका संबंध पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, फेरस का अभिक्रिया यानी कॉपर सल्फेट के साथ हो करके आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस ये कॉपर अकेले में बाहर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये जो हैं अब हम लोग समझेंगे कि किसका अभिक्रिया किसके साथ कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व करता है। आते समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि कौन सा पदार्थ सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैंने सीरियल क्रम लिख रखा हुआ है। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पर पोटेशियम होता है, सबसे मोर रिएक्टिव होता है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे भी कम होता है फेरस, उससे भी कम होता है टीन, उससे भी कम होता है लेड, उससे भी कम होता है हाइड्रोजन, और उससे भी कम होता है कॉपर। यानी अब हम लोग समझेंगे। इसके बाद ये मरकरी, सिल्वर, फिर यहाँ गोल्ड। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो अभिक्रिया कराना था फेरस के साथ कॉपर सल्फेट, यानी फेरस कॉपर को हटा दिया, इसका मतलब कॉपर ग्राफ में नीचे होगा और फेरस ऊपर होगा। तो अब हम लोग समझेंगे। यहाँ देखेंगे कॉपर यहाँ पर है और फेरस यहाँ पर है, यानी कॉपर को कौन कौन सा हटा देगा, हाइड्रोजन भी हटा देगा, क्योंकि ग्राफ में कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन है रिएक्शन करने में। अगर हम इसको दूसरा उदाहरण देकर समझने की कोशिश करें, मान लीजिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि फेरस का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं H2SO4 के साथ, तो ये भी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फेरस जो है सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो यानी ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया बन सकता है। अब ये कहिए कि फेरस जो है जिंक को हटा दे, तो ये नामुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये लिखिए कि फेरस जो है जिंक सल्फेट के साथ ZnHO4 को अभिक्रिया कराएंगे, तो आप लिख सकते हैं नो रिएक्टिव। मतलब फेरस जो है जिंक को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि फेरस से अधिक क्रियाशील तत्व जिंक का है। फेरस एल्यूमिनियम को भी नहीं हटा पाएगा, फेरस मैग्नीशियम को भी नहीं हटा पाएगा, फेरस कैल्शियम को भी नहीं हटा पाएगा, फेरस सोडियम को भी नहीं हटा पाएगा, फेरस पोटेशियम को भी नहीं हटा पाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो सबसे अभिक्रिया करता है, इसका रिएक्टिव बहुत फास्ट है। इसीलिए पोटेशियम को हम केरोसिन के तेल में रखते हैं, नहीं तो ये बाहर रखने पर वातावरण में उपस्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करके आग लग जाती है। तो इसीलिए हम पोटेशियम को हम केरोसिन के तेल में रखते हैं। तो ये बात आप समझ गए। सबसे फास्ट अभिक्रिया जो होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है, वो पोटेशियम का होता है। तो अब हम लोग समझेंगे अगले अभिक्रिया की तरफ। यहाँ हम लोग समझेंगे जो आपका लोहे का जो कील है, आयरन नैल लोहे का जो कील है, वो बिकम ब्राउन इन कलर डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर। यानी जो हमारा ये लोहे की कील है
वो इसमें आपका भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, यानी ये जो है भूरा रंग हो जाता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम जाती है, मतलब ये कापर वैसे बाहर हो गया है लेकिन ये भूरा रंग का हो जाता है। लेकिन जो ये कापर सल्फेट का जो नीला जो रंग था, यानी ये जो नीला जो रंग था, वो जो नीला था, अब ये यहाँ पर आते ही ये हरा रंग हो जाता है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ये हरा रंग हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? FeSO4 के कारण होता है। यानी ये हरा रंग जो होता है, हरा जो रंग होता है वो FeSO4 के कारण होता है। यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर ऑफ HCO कॉपर सल्फेट चेंज ड्राई ग्रीन कलर, यानी ये जो है ब्लू कलर में था, ग्रीन कलर ड्यू टू चेंज फॉर्मेट बाई FeSO4, यानी इसी के कारण जो है वो हरा रंग में, हरा कलर में ये चेंज हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। पिछला हम लोग जो समीकरण समझे हैं ये इसी के रूल पर है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि जिंक के साथ कॉपर सल्फेट का क्रिया कराने पर क्या होता है। यानी दूसरा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि जिंक के साथ कॉपर सल्फेट का क्रिया कराने पर क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि यहाँ पर जो क्रिया है वो जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है। कॉपर कहाँ है? यहाँ है। यानी कॉपर का जो रिएक्टिव है बहुत कम है और जिंक का अधिक है। यानी जिंक क्या करेगा, अधिक है तो कॉपर को हटा देगा। इसका मतलब अभिक्रिया संभव है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी जिंक का जो रिएक्शन है वो अधिक है, वो अभिक्रियाशीलता अधिक है, यानी कॉपर को हटा देगा। तो ये आपका बन जाएगा, जिंक कॉपर को हटा करके अपने आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं जिंक सल्फेट और फिर प्लस यहाँ बन जाएगा कॉपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे और ये पूरी तरह से ये आपका रिएक्शन तैयार हो चुका होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए हम लोग समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये जो टॉपिक है नंबर 4 करके। अब यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये जो है थोड़ी सी हिंदी में इसको मैंने बताना छोड़ दिया है, ये ऊपर वाला। तो आप एक काम करिए, मैं इसको बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि द आयरन नेल मतलब लोहे की कील भूरा रंग हो जाता है। डिकम्पोजिशन इन कापर मतलब लोहे की कील भूरे रंग की कापर की परत जम जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कापर, कापर की परत जम जाती है। कापर सल्फेट के नीले विलयन में, कापर सल्फेट के नीले विलयन में। इसके बाद ये हरा रंग में हो जाता है जो Fe फेरस सल्फेट के कारण। आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये आप चाहें तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ छोटा सा, आप अपने नोट में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ी अच्छी बात है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर उनके लिए। तो आप लिख लीजिएगा कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई। यहाँ पर कापर की परत जम गई।
कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा यानी FeSO4 हरा, यहाँ पर ये FeSO4 के कारण हो जाता है। बस आप इतना नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यही सब क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बोर्ड पेपर में सीधे और अच्छे से बना बना करके पूछता है। यहाँ से आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो फिर दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद तब हम लोग हिंदी में भी बातों को समझेंगे। यहाँ पर होगा ए रिएक्शन in which new compounds are formed। कैसे कैसे बनता बताने जा रहे हैं। बाई म्यूचुअल एक्सचेंज EXCH एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब आयन का आपस में एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड। यानी आयन का एक्सचेंज होता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिएगा, अगर कोई कंपाउंड है ना, अगर कोई कंपाउंड है तो मान लीजिए दो चीज़ों से मिलकर बना है कंपाउंड, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी तभी ये जाकर के ज्वाइन है, तभी ये जाकर कंपाउंड बना है। अब क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड हैं, यानी कंपाउंड दो है, यानी एक हमारा कंपाउंड AB से मिलकर बना हुआ है और दूसरा जो कंपाउंड है वो CB से मिल करके बना हुआ है, CD से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। ये CD से मिलकर बना हुआ है। अब इन दोनों का क्रिया करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सचेंज हो गया, मतलब एक दूसरे के आयन एक्सचेंज हो गया, यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी एक्सचेंज हो जाता है। तो A आ गया इसके D के साथ, यानी इसका प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस के साथ। अब इसका माइनस अब इसके प्लस के साथ, यानी प्लस यानी हो जाएगा आपका ये C और ये हो जाएगा B, यानी ये वाला प्लस ये वाला माइनस के साथ। यानी आयनों का आपस में एक्सचेंज हुआ है। इसी हिसाब से हम बोलेंगे कि ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चलिए अब हिंदी वाले भी समझें। हिंदी वाले के लिए है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस अभिक्रिया में, मतलब बोल सकते हैं आप इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आप लिखेंगे इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ना कि विच न्यू कंपाउंड मतलब फॉर्मेड मतलब बनता है, तो वही चीज़ है उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, कंपाउंड यौगिकों को बोलते हैं ना, हाँ, यौगिकों के बीच आयनों के बीच, यानी आयनों के आदान प्रदान
से होता है। यानी अगर कोई यौगिक बना है ना, अगर कोई यौगिक यानी फिर कंपाउंड बना है ना, तो यानी ए बी से मिल के बना, तो या ऐसे कंडीशन में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड है, दो यौगिक हैं, तो एक हिसाब से मान लीजिए ए बी हो गया तो यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब मान लीजिए मैंने सी डी ले लिया, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो जब इनका अभिक्रिया करेंगे तो एक वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डी, यानी ये बन जाएगा प्लस ये माइनस फिर प्लस, और ये बन जाएगा प्लस इसकी माइनस के साथ, यानी हो जाएगा आपका ये सी बी, यानी इसका प्लस ये माइनस के साथ। यानी ये अभिक्रिया जो हो गई आयनों के आदान प्रदान से होता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने से होता है, इसीलिए हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, हाँ है ना। ये बात आप नोट करिए और समझिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। मैंने अभी समझा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन हमने समझे हैं कि आयनों के आदान प्रदान मतलब आयनों के एक्सचेंज से बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड ले रखा हुआ है कि ए बी एक कोई कंपाउंड है और सी डी यहाँ पर एक अलग कंपाउंड है, इन दोनों को मिलाने से अगर ये कंपाउंड है तो एक प्लस एक माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस होता है। तो यानी आयनों के एक्सचेंज होने से यानी एक वाला प्लस इसके साथ मिल करके ये आपका बन जाएगा ए डी, यानी हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस, ये इसके साथ मिल करके हो जाएगा सी बी, यानी प्लस ये माइनस। ये हमारा आपका उदाहरण बन जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम सल्फेट करके है, यानी हम यहाँ लिखेंगे सोडियम सल्फेट को हम लोग अभिक्रिया करेंगे बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और ये क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को आप रिएक्शन करके ऐसे समझेंगे कि जो सोडियम सल्फेट है इसको आप बोलेंगे Na2SO4 के प्लस अभिक्रिया करेंगे हम बेरियम Ba क्लोराइड BaCl2। जब इसका अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट है, तो यानी बेरियम सल्फेट मतलब Be जो है इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ आएगा। इस हिसाब से ऐसे समझिए, अगर ये बी यानी ये प्लस है ये माइनस है और ये वाला प्लस है ये माइनस है, यानी ये प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा, तो यानी Na2 इसको हम बोल देंगे Na2, यानी ये बैलेंस के लिए ये नहीं समझता है, यानी सोडियम सल्फेट यानी बेरियम क्लोराइड सल्फेट बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट के लिए क्या बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा BaSO4, हाँ ना, यानी BaSO4 बन जाएगा फिर प्लस ये क्या है सोडियम सल्फेट, यानी ये क्या है यहाँ पर सल्फेट नहीं होगा, ये सोडियम क्लोराइड होगा। तो अब जब ये सोडियम क्लोराइड है इसको बोलते हैं NaCl, बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये NaCl इसके साथ आ जाएगा और ये SO4 यानी Ba के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम क्लोराइड, ये NaCl। अब देखेंगे ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखेंगे अन्य यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर देखिए अन्य 2 बार है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो Cl भी 2 बार हो गया, यहाँ भी Cl 2 बार है, अब ये बैलेंस हो चुका। तो ये एक एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो आप इसको याद रखिएगा एग्जाम के लिए काम आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसकी टॉपिक में देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि वाइट, पहले आप आगे की तरफ टॉपिक नोट करेंगे तब समझते हैं हम इसको क्या है। यहाँ पर दे रखा हुआ है
कि इसके बारे में होता है कि व्हाइट इसको हम लोग समझेंगे। यानी यहाँ पर जो है बेरियम जो सल्फेट है, जो आपकी ये बनता है बेरियम सल्फेट, ये सफ़ेद अविलेय, मतलब ये घोल में मतलब घुलता नहीं है, अविलेय पदार्थ निर्माण होता है। इसीलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन अपक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवक्षेपण रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण रिएक्शन। इसका सिंपल मतलब है हिंदी वाले समझने के लिए, बेरियम सल्फेट, नोट कर लीजिए, बेरियम सल्फेट BaSO4 की सफ़ेद अविलेय मतलब किसी चीज़ में घुलता नहीं है। मैं इसके साफ जगह लिखता हूँ अविलेय। अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, मतलब रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो पढ़े हैं, ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो ये एक सफ़ेद अविलेय पदार्थ है, अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। इसीलिए हम उसे अवक्षेपण अभिक्रिया रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम समझेंगे अगले वीडियो में उपचयन, अपचयन, रेड ऑक्सीडेशन ये सब क्या होता है। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर ख़त्म समझेंगे। और एक चीज़ और है, अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड के पास भी ज़रूर भेजें। थैंक यू।